कहानी की शुरुआत अफ्रीका के एक घने जंगल में होती है, जहां दो रेंजर विंस्टन और उसका साथी गैबी एक निगरानी मिशन पर निकले थे। वे एक छोटी नाव में नदी के रास्ते जा रहे थे, जहां चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। वहां गैबी एक ड्रोन चला रहा था, जो उस इलाके की तस्वीरें ले रहा था। अचानक एक अज्ञात छाया ने ड्रोन पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसका सिग्नल खो गया। ये देखकर गैबी जंगल में ड्रोन को ढूंढने की सोचने लगा, लेकिन विंस्टन ने उसे रोक दिया। गैबी जिद पर अड़ा रहा और आखिरकार विंस्टन उसकी बात मान गया। इसके बाद गैबी अकेले जंगल में चला गया और विंस्टन नाव पर रुका रहा। ठीक उसी समय वो छाया रेंजर के ड्रोन को लेकर जा रही थी। रास्ते में उसने सिक्योरिटी कैमरे को नष्ट कर दिया। जब गैबी उस जगह पहुंचा जहां ड्रोन का सिग्नल खो गया था, वहां उसे ड्रोन का एक टूटा हुआ हिस्सा मिला। उसी दौरान उन लोगों ने जंगल में जाल बिछाए हुए थे और एक मशरूम से धूल छोड़ते देखा, जो धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गया। अब गैबी अकेला था और रास्ता भटक गया था। उसने विंस्टन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। जब वो नक्शा देख रहा था, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी जंगल से कई अजीब आवाजें सुनाई दी। गैबी ने सोचा कि अब उसे वापस लौटना चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अनजाने में जाल की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में वो जमीन पर पड़े रस्सी को नजरअंदाज कर गया और जाल में फंस गया, जिसके कारण उसके पैर में एक लकड़ी चुभ गई। गैबी उठा और रेडियो के जरिए विंस्टन को बुलाने लगा। तभी उसके पास से कुछ रस्सियां गुजरी। डर के मारे उसने अपने पैर से लकड़ी का टुकड़ा निकाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि जंगल से एक तेज लाल रोशनी निकल रही थी। इधर विंस्टन अपने दोस्त गैबी को ढूंढ रहा था। वो नाव से चारों ओर नजर रख रहा था। जब उसे गैबी कहीं नहीं दिखा, तो वो नाव से उतरकर जंगल में उसे ढूंढने चला गया। जंगल में चलते चलते विंस्टन बार बार गैबी का नाम पुकार रहा था। तभी उसे चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई दी। डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ गया और वो थोड़ा जलमग्न जमीन पर गिर गया। एक पल के लिए उसने एक पेड़ के पीछे कुछ देखा और सोचा कि वो गैबी है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगा। ठीक उसी समय गैबी जंगल में आगे बढ़ते हुए एक केबिन तक पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए गैबी अंदर चला गया और वहां अपनी चोट का इलाज करने लगा। विंस्टन आखिरकार जलमग्न जमीन से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन तभी फिर से उसे वही भयानक आवाजें सुनाई दी। डर के मारे वो कांपने लगा। गैबी केबिन में घूम रहा था, तभी उसने एक बुरा सपना देखा, जिसमें वो उल्टी कर रहा था और ये देखकर उसे अजीब लगा। अचानक उसका सपना टूट गया और वो जाग गया। तभी उसने देखा कि उसके सामने दो लोग खड़े हैं। इधर विंस्टन डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया और खुद को समझाने लगा कि ये सब सच नहीं है। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसने 4 पैरों वाला एक अजीब इंसान जैसा प्राणी देखा। डर के मारे विंस्टन वहां से भाग निकला। केबिन में गैबी उत्सुक था कि ये लोग कौन हैं। उसने उनका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने अपना नाम बेरेंड और अपने बेटे का नाम स्टेफान बताया। इसके बाद बेरेंड ने गैबी से पूछा कि इस जंगल में कितने रेंजर आए थे। गैबी ने बताया कि यहाँ सिर्फ 2 लोग आए थे। बाद में दिन के समय बाप और बेटे ने एक अजीब प्रार्थना शुरू की। ये देखकर गैबी थोड़ा हैरान और चिंतित हो गया। इस बीच विंस्टन उस अजीब प्रार्थना से भाग रहा था। भागते भागते वो एक पेड़ की डाल में फंस गया और गिर पड़ा। तभी प्रार्थना करने वाले उसके सामने आए और उसकी ओर बढ़ने लगे। डर के मारे विंस्टन फिर से भागा और प्रार्थना करने वाले भयानक चीखें मार रहे थे। आखिरकार विंस्टन एक झाड़ी के पीछे छिप गया, लेकिन तभी मशरूम जैसे कण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे और अगले ही पल उस पर हमला कर दिया। अगले दिन बेरेंड गैबी की चोट का इलाज करने के लिए घर में एक दवा तैयार कर रहा था। वहाँ गैबी सो रहा था, इसलिए उसने अपने बेटे स्टेफान को बाकी काम सौंप दिए। स्टेफान ने पहले कभी किसी महिला को नहीं देखा था, इसलिए वो गैबी को कौतूहल से देख रहा था। इस बीच गैबी ने फिर से एक अजीब सपना देखा, जिसमें उसके शरीर से पेड़ पौधे उग रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो जाग गया और देखा कि केबिन में वो अकेला है, क्योंकि बेरेंड और स्टेफान शिकार करने चले गए थे। गैबी ने फिर से विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश की। इस बार विंस्टन ने फोन उठाया, लेकिन वो अजीब और बेतरतीब बातें करने लगा, जिससे गैबी की चिंता और बढ़ गई। इसके बाद गैबी ने आग जलाई। आग का धुआं देखकर विंस्टन समझ गया कि वो उसी जगह है। उधर बेरेंड और उसका बेटा शिकार पर गए थे और उन्होंने एक जंगली सुअर को मार डाला। इसके बाद बेरेंड ने सुअर का कुछ खून अपने बेटे के शरीर पर लगाया और प्रकृति की मां से क्षमा मांगी। ठीक तभी उन्होंने केबिन से धुआं उठते देखा। ये देखकर वे जल्दी से केबिन की ओर लौटे। बेरेंड सबसे पहले केबिन में दाखिल हुआ और गैबी को डांटते हुए कहा कि दिन में आग जलाना ठीक नहीं है। रात में बेरेंड गैबी की चोट का इलाज कर रहा था और गैबी बार बार विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद गैबी ने बेरेंड से बात शुरू की और पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। बेरेंड ने बताया कि 13 साल पहले उसकी पत्नी को कैंसर के कारण खो दिया था। गैबी ने उसके दर्द को समझा और दुख व्यक्त किया, लेकिन बेरेंड ने कहा कि यही जिंदगी है। उसने बताया कि वो पहले एक वैज्ञानिक और पादप विज्ञानी था, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। इसके बाद स्टेफान ने गैबी को एक हार दिया और बेरेंड ने कहा कि ये उनके तरफ से एक उपहार है, ताकि वो भविष्य में उन्हें याद रखे।
उधर हम देखते हैं कि विंस्टन का मृत शरीर अब मशरूम और पेड़ पौधों से ढका हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे गैबी ने अपने सपने में देखा था। इस बीच केबिन में गैबी को फिर से एक अजीब सपना दिखा, जिसमें पेड़ उसकी मुख के अंदर प्रवेश कर रहा था। तभी बेरेंड ने उसे जगाया और उसका मुंह दबा दिया, क्योंकि असल में वो प्राणी अब केबिन के चारों ओर घूम रहा था। स्टेफान ने अपने धनुष बाण निकाले, क्योंकि प्राणी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद बेरेंड ने गैबी को सतर्क किया कि अगर प्राणी अंदर आए तो उसे पूरी तरह स्थिर रहना होगा, क्योंकि ये प्राणी अंधे हैं, लेकिन किसी भी आवाज से उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसके बाद गैबी ने अपने शरीर पर एक खास तरल पदार्थ लगाया और बेरेंड व स्टेफान उस प्राणी का सामना करने के लिए तैयार हो गए। तभी एक प्राणी पास से गैबी पर हमला करने आया। बेरेंड बीच में आकर उसे बचा लिया। कुछ देर बाद एक ह्यूमनॉइड प्राणी केबिन में घुसने में कामयाब हो गया, लेकिन स्टेफान ने उसकी ओर तीर चलाया, जिससे वो पीछे हट गया। तभी एक और प्राणी अंदर आया और बेरेंड पर चाकू फेंक दिया। इस समय गैबी की गलती से आवाज हो गई, जिससे प्राणी उसकी ओर आकर्षित हो गया। ये देखकर स्टेफान ने पीछे से उस पर कई बार हमला किया। इसके बाद बाप और बेटे ने मिलकर उस प्राणी से लड़ाई की और उसे बाहर निकालने में कामयाब रहे। आखिरकार बेरेंड ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन तभी स्टेफान ने देखा कि गैबी के मुंह से खून निकल रहा था। उसने गैबी के कपड़े हटाए और उसे साफ करने लगा। इस बीच बेरेंड ने महसूस किया कि वो खुद भी घायल हो रहा है। इसके बाद बेरेंड ने गैबी को बताया कि ये प्राणी ह्यूमनॉइड फंगस हैं, जो इंसानों को पसंद करते हैं और उनके शरीर को पूरी तरह खा जाते हैं। गैबी ये सुनकर हैरान रह गई। बेरेंड ने और बताया कि ये पृथ्वी के सबसे पुराने जीव हैं। तभी गैबी ने पूछा कि क्या यही वो गॉड है जिसके बारे में तुम पहले बात कर रहे थे। बेरेंड ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि लोग बहुत कुछ विश्वास करते हैं और ये उनमें से एक है। इसके बाद गैबी ने स्टेफान से पूछा कि क्या वो भी अपने पिता की तरह सोचता है। स्टेफान ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि अब सोने का समय है। इसके बाद गैबी ने एक और सपना देखा, जिसमें वो जंगल के बीच में अकेली थी। तभी कोई पीछे से उसे खींचने लगा और एक फंगस उसके गले में उगने लगा। ये देखकर वो डर के मारे जाग गई। जागने पर उसने देखा कि स्टेफान उसके पास बैठा है और उसे सुंदर कह रहा था। गैबी ने अच्छा जवाब दिया और फिर अपने फोन से उनकी तस्वीरें खींची। इसके बाद उसने स्टेफान को और तस्वीरें दिखाई। ये देखकर स्टेफान बहुत उत्साहित हो गया, लेकिन अचानक बेरेंड आ गया और गैबी को मॉन्स्टर कहने लगा और उसे वहां से चले जाने को कहा। इसके बाद बेरेंड और स्टेफान कहीं चले गए और गैबी अपने मोबाइल के टूटे टुकड़ों को जोड़ने लगी। तभी उसे एक किताब मिली जिसमें कुछ नोट्स लिखे थे। उधर बेरेंड अपने गॉड को अर्पण करने के लिए एक पेड़ के पास गया। उसने कुछ खून जमा किया, फंगस खाया और अपने बेटे को भी दिया। इसके बाद उसने अपनी चोट देखी, जो अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। इसके बाद बेरेंड घर लौटा और देखा कि गैबी उसकी किताब पढ़ रही है। तभी उसकी नजर गैबी के हाथ पर पड़ी, जो संक्रमित दिख रहा था। ये देखकर बेरेंड चिंतित हो गया और उसे घर से चले जाने को कहा। इस बार स्टेफान अपने पिता की बात से सहमत नहीं था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद दरवाजे के ऊपर से आवाज आई। ये सुनकर बेरेंड बाहर गया। जब वो बाहर गया, स्टेफान ने गैबी के बाजू में फंगस डालकर उसे पकड़ लिया। ये देखकर गैबी ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि वो उसे हमेशा याद रखेगी। इसके बाद बेरेंड लौटा और गैबी से कहा कि अब जाने का समय हो गया है। गैबी ने स्टेफान को अपने साथ ले जाने की बात कही, लेकिन बेरेंड ने कुछ नहीं कहा। जाने के समय गैबी को विंस्टन की टॉर्च मिली। ये देखकर उसने फंगस की दिशा में जाने की कोशिश की। बेरेंड ने चेतावनी दी कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन गैबी ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार बेरेंड ने उसके पीछे जाने का फैसला किया। कुछ आगे बढ़ने पर गैबी एक सिक्योरिटी कैमरे के पास पहुंची और उसने उसका मेमोरी कार्ड निकाल लिया। इसके बाद उसने विंस्टन का शरीर देखा, जो कई फंगस से ढका हुआ था। अपने दोस्त को छूकर उसने समझा कि विंस्टन अभी भी जिंदा है। इसके बाद विंस्टन ने उसे मरने की अनुमति देने को कहा, लेकिन गैबी ने मना कर दिया और कहा कि वो उसे अस्पताल ले जा सकती है। इसके बाद गैबी ने बेरेंड से पूछा कि क्या विंस्टन को बचाने का कोई तरीका है। बेरेंड ने सिर्फ उसे एक तीर दिया। ये देखकर विंस्टन ने जल्दी से अपनी मृत्यु चुन ली। गैबी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर कई ह्यूमनॉइड फंगस वहां आ गए। ये देखकर बेरेंड ने गैबी को कहा कि वो जल्दी वहां से चली जाए। दोनों जल्दी से केबिन में लौट आए। स्टेफान ने गैबी को देखकर खुशी जताई। इसके बाद बेरेंड ने केबिन के सारे दरवाजे बंद कर दिए। रात में गैबी ने एक और सपना देखा। जागने पर उसने देखा कि फंगस उसके शरीर पर फैल रहा है। उसने बेरेंड से कहा कि उसे पता है कि उसके पास फंगस को रोकने की दवा है, लेकिन बेरेंड ने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। गैबी ने स्टेफान से पूछा कि उसका पिता कहाँ गया। स्टेफान ने कहा कि वो प्रार्थना करने गया है। बेरेंड की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर गैबी ने स्टेफान से उसकी माँ के बारे में पूछा। स्टेफान ने बताया कि उसकी माँ अब जंगल में रहती है। इसके बाद गैबी ने स्टेफान को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। उसने उसे कहा कि वो एक रेंजर बन सकता है। उसने मजाक में कहा कि उसके लिए कई लड़कियां हैं। कुछ देर बाद बेरेंड घर लौटा। अगले दिन बेरेंड ने अपने बेटे के साथ अपनी रोजमर्रा की रस्में पूरी की और एक और मशरूम दिया। उधर अब गैबी का संक्रमण तेजी से फैलने लगा था। जब स्टेफान और बेरेंड घर लौटे, बेरेंड ने देखा कि स्टेफान घर लौटने के लिए बहुत उत्साहित था।
घर पहुंचते ही स्टेफान ने गैबी को चूमा, लेकिन ये सिर्फ मशरूम देने का एक संकेत था। ये देखकर बेरेंड ने कुछ नहीं कहा और गैबी से पूछा कि क्या वो अब जाने के लिए तैयार है। गैबी ने महसूस किया कि वो कुछ गलत कर रही है और कहा कि वो यहाँ कुछ और दिन रुकना चाहती है। यह सुनकर बेरेंड चुपचाप वहाँ से चला गया। स्टेफान खुश हुआ और उसने गैबी को तीर चलाना सिखाना शुरू किया। इसके बाद उसने गैबी को उस पवित्र पेड़ के पास ले जाने का फैसला किया जो गैबी के सपने में आया था। कुछ देर बाद जब गैबी अपने फोन के टूटे हिस्सों को जोड़ रही थी, उसने मेमोरी कार्ड से फंगस की तस्वीरें देखी। बातचीत के दौरान बेरेंड उत्तेजित हो गया। इसके बाद गैबी ने कहा कि वो उस धर्म के बारे में जानना चाहती है जिस पर बेरेंड को गर्व है। ये सुनकर बेरेंड चिंतित हो गया, लेकिन आखिरकार उसने उसे दिखाने का फैसला किया। इसके बाद स्टेफान ने गैबी के मुंह पर लाल रंग लगाया और बेरेंड ने उस पर जादुई पाउडर छिड़का। इस काम के बाद गैबी अचानक एक अलग और असाधारण दुनिया में पहुंच गई, जहां उसने कई अजीब और रहस्यमय चीजें एक साथ देखी। गैबी पूरी तरह नग्न होकर एक जलमग्न जमीन पर जागी। उसने देखा कि पानी से एक लड़का बाहर निकल रहा है और वो लड़का कोई और नहीं, स्टेफान था जो नग्न था। इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक मिलन हुआ। गैबी वहाँ सब कुछ का आनंद ले रही थी, लेकिन फिर वो उस पवित्र पेड़ के पास जागी और वहाँ उसे कई भयानक दृश्य दिखे। लेकिन कुछ पल बाद वो असल दुनिया में लौट आई। लौटते ही गैबी ने बेरेंड से पूछा कि वो कहाँ थी। बेरेंड ने बताया कि वो सपनों के मंदिर में थी और वहाँ 4 घंटे बीत चुके थे। गैबी ने कहा कि उसे लगा जैसे कई महीने बीत गए हों। बेरेंड ने पूछा कि उसने उसे क्या कहा था, लेकिन गैबी कुछ समझ नहीं पाई। उसने स्टेफान की ओर देखा और अचानक उसे लगा कि ये सब एक सपना था। इसके बाद बेरेंड ने फिर वही सवाल किया जो उसने सपने में पूछा था, वो चीज़ क्या चाहती है। तभी हमें पता चला कि मॉन्स्टर बेरेंड के बेटे का जीवन लेना चाहता है, लेकिन बेरेंड इतना साहसी नहीं था कि वो अपने बेटे को मार सके। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि गैबी और स्टेफान अब पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं। बेरेंड उलझन में पड़ गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। रात में जब बेरेंड प्रार्थना करने बाहर गया, गैबी और स्टेफान ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उनकी बेरेंड से भेंट हो गई। उन्हें देखकर वो समझ नहीं पाया कि उसका बेटा क्यों भागना चाहता है, क्योंकि उसने हमेशा उसकी रक्षा की थी। वहाँ गैबी ने उसे रोकने के लिए चाकू निकाला और बेरेंड से कहा कि उसने उसकी किताब चुरा ली है और वो इसे दुनिया के सामने लाएगी, जो ये साबित करेगी कि वे भाग रहे थे। बेरेंड ने अपने बेटे को कहा कि बाहर की दुनिया उसके लिए कुछ नहीं है। उसने चेतावनी दी कि अगर स्टेफान अब उसे छोड़ देगा तो उसकी माँ का आत्म बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। ये सुनकर स्टेफान ने भागने से मना कर दिया और अपने पिता के पास लौट आया। ये देखकर गैबी ने अकेले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब अनुभव हुआ, इसलिए वो लौटने लगी। उधर स्टेफान ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। बेरेंड ने कहा कि वे उनके गॉड के लिए आत्म बलिदान करने जा रहे हैं। रास्ते में गैबी ने एक ह्यूमनॉइड फंगस देखा। उसे देखकर वो एक पेड़ के पीछे छिप गई। जब वे दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे, बेरेंड ने अपने बेटे से कहा कि यहीं पर गॉड के लिए आत्म बलिदान करना होगा और अब आत्म बलिदान की तैयारी शुरू करनी होगी। इसके बाद बेरेंड ने अपने बेटे को मारना शुरू कर दिया। उधर गैबी फंगस की ओर तीर चलाकर उसे मदद करने की कोशिश कर रही थी। स्टेफान अब अपने पिता की योजना समझ चुका था और अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगा, लेकिन ठीक तभी पेड़ ने उसे पकड़ लिया। आखिरकार गैबी उसे बचाने आई और बेरेंड की ओर तीर चलाया, लेकिन तीर का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा बेरेंड ने गैबी पर हमला कर दिया। तभी स्टेफान सामने आया और अपने पिता को पीछे से पकड़ लिया। इससे गैबी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल फंगस उसके पास आ गया। स्टेफान फिर से उसे बचाने आया और फंगस से लड़कर उसे मार डाला। बेरेंड ने मौका देखकर गैबी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्टेफान ने समय रहते पीछे से चाकू मारकर उसे रोक दिया। इसके बाद दोनों मौका देखकर वहां से भागकर केबिन में लौट आए। गैबी स्नान कर रही थी, तभी उसने एक और दर्शन देखा जिसमें वो फिर से फंगस से बात कर रही थी। उधर बेरेंड ने फंगस हवा से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और आखिरकार वो भी संक्रमित हो गया। गैबी भी धीरे धीरे संक्रमित हो रही थी। उसने स्टेफान से कहा कि अब समय आ गया है कि वो बाहर की दुनिया देखे। कुछ दिन बाद स्टेफान ने गैबी की बात मान ली और उस अभिशप्त जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। वो बड़े शहर में गया और नया जीवन शुरू करने लगा। सब कुछ उसके लिए नया था, लेकिन वो सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिस भी चीज को छू रहा था वो धीरे धीरे संक्रमित हो रही थी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। और भी मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।